अगर इतने पॉश इलाके में अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो ये बहुत अत्यंत गंभीर विषय है। तो अगर परिवार को अगर इस बात का भय है कि अगर वो सेफ नहीं है तो कौन सेफ है, बिल्कुल सही बात है। और वो भी एक ऐसा परिवार जिस परिवार के साथ ये घटना पहले घट चुकी है, उसके बावजूद उसी परिवार के साथ तो क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा उस परिवार को सुरक्षा दी गई? भाई अगर एक बार घटना घटी दोबारा घट सकती है। एक भी अगर प्रदेश में हत्या हो रही है तो वो हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आप आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते हैं ऐसे विषयों को लेकर। आपके लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। इस सुशासन का राज रहा है, कैसे असामाजिक तत्वों को हाल फिलहाल के दिनों में इतना बल मिल गया कि वो आपराधिक घटनाओं को एक के बाद इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। इसमें सरकार को गंभीर होना होगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देखिए लगातार सवाल उठ रहा है, जहां कल बीते रात गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई, जिसके बाद तमाम अनेक उद्योगपतियों में, बिजनेसमैनों में काफी डर का माहौल है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, ये चिंता का विषय है, मैं चुप नहीं रहूंगा। इसके साथ ही देखिए लगातार जो सवाल उठ रहे हैं इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा। ऐसे में आज अपने पिता रामविलास पासवान को उन्होंने याद किया, जहां जयंती समारोह है और कार्यक्रम कहां कहां होगा उसकी भी जानकारी चिराग पासवान ने दी है। इसके साथ ही हिंदी भाषी को जिस तरीके से महाराष्ट्र में परेशान किया जा रहा है, इसको लेकर भी अपनी बातें रख रहे थे चिराग पासवान। ऐसे में चुनाव आयोग के फरमान पर भी तमाम अनेक प्रतिक्रिया दे रहे थे। वहीं क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, सुनाते हैं आप। पापा को कैसे याद करेंगे? देखिए, आज मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जन्म दिवस है। ये दिन हम लोगों के लिए एक त्यौहार की तरह रहा। जब तक वो जीवित थे, ना सिर्फ पूरा परिवार बल्कि पूरी पार्टी और देश भर में उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता था। उनके रहते कभी ये सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनके बिना भी ये दिन हम लोगों को देखना होगा। ऐसे में स्वाभाविक है, उनका बेटा हूँ, याद बहुत आती है। बीते वर्षों की वो तमाम तस्वीरें दिमाग से गुज़रती हैं जो समय उनके साथ आज के दिन हम लोग बिताया करते थे। पर उन्हीं से ही प्रेरणा लेकर उन्हीं के ही विचारों पर आगे चलने का कार्य कर रहा हूँ। ऐसे में आज का दिन पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर भी है कि उन्होंने जो सामाजिक न्याय को लेकर, बिहार को विकसित राज्य बनाने को लेकर, समाज के वंचित शोषित वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने को लेकर जो विचार उनके रहे, उसको किस तरीके से मजबूती से धरातल पर हम लोग उतार सकें। मुझे लगता है उनके विचारों को, उनके आदर्शों को पूरा करना ही सही मायनों में उनको श्रद्धांजलि देना होगा। और इसी सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी उनकी कर्मभूमि हाजीपुर में, जब से वो गए हैं तब से हम लोगों ने उनका जयंती दिवस हमेशा उनकी कर्मभूमि हाजीपुर में मनाने का काम किया। और उनकी पुण्यतिथि, उनकी जन्मभूमि शहर बन्नी में हम लोग हर साल मनाते हैं। तो हर साल की तरह आज फिर से हाजीपुर में हम लोग उनका जयंती दिवस मनाने जा रहे हैं। और शाम को ज़रूर एक कार्यक्रम और इस बार हम लोगों ने जोड़ा है, पिछले साल से हम लोगों ने जोड़ा है। बीटो करके एक संस्था है, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरे द्वारा 2023 में शुरू की गई थी। ये एक ऐसा मंच है जो प्रवासी बिहारियों को एक माध्यम देता है अपने राज्य के लिए कुछ करने के लिए, अपने राज्य के साथ जुड़ने के लिए। जब मैं विदेशों में ट्रैवल करता हूं तो बिहारी डायस्पोरा के लोग मुझसे वहां पे मुलाकात करते हैं और सबकी भावना है कि हम लोग तो यहां पर आके अपनी परिस्थिति काफ़ी बेहतर कर लिए, पर हम लोग अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर वो माध्यम नहीं है। उसी सोच के साथ हम लोगों ने बीटो की शुरुआत की। बीटो के माध्यम से विदेशों में रह रहे बिहारी जो अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन तमाम विषयों के लिए, उनको हम लोग एक मंच देते हैं और उस माध्यम से हम लोग उनकी पहल को, उनकी सोच को आगे बढ़ाने का हम लोग कार्य करते हैं। पिछले साल बीटो का ये पहला कार्यक्रम जो अस्मिता दिवस के तौर पर हम लोगों ने दिल्ली की संसद में हम लोगों ने मनाने का कार्य किया था। आज बिहार में पहली बार बीटो को औपचारिक तौर पर मैं बिहार के लिए समर्पित करूंगा, उस सोच को बिहार की जनता के सामने रखूंगा। तो दूसरा अस्मिता दिवस आज शाम को ऊर्जा भवन में
बीटो के तमाम सदस्यों के द्वारा मनाया जाएगा। वोटरों को पुनरीक्षण को लेकर अब आपसे भी आग्रह किया जा रहा है कि चिराग पासवान आगे आए, फ्रंट पे आए, क्योंकि उनके भी जो वोट बैंक है वो भी काटे जाएंगे इस पुनरीक्षण को लेकर। जो लोग मुझसे आग्रह करें मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी आगे आइए, सिर्फ इसको राजनीतिक विषय मत बनाइए। ये एक सैनिटाइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी प्रक्रिया का पालन करना समय समय पर पालन होता भी रहा है और करना ज़रूरी भी है। आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो सही आपके वोटर हैं, सिर्फ उन लोगों को मतदान का अधिकार मिले। कई बार देखा गया है जिनका निधन हुए, दशकों बीत गए, उनके नाम पे भी पर्चियां कट रही हैं। कई बार देखा जाता है कि जो स्थानीय नहीं है उनके नाम पर भी, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। तो ऐसे में एक ऐसी प्रक्रिया और जिसको जितना सरल हो सके बनाने का प्रयास किया गया। पर अगर उसके बाद भी जिस तरीके से हम लोग के पास भी अगर कोई आता है तो हम लोग पूरी तरीके से प्रशासन से बातचीत कर कर उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। भाई अगर कोई गांव में व्यक्ति रह रहा है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उसको जान रहे, पहचान रहे कि भैया 50 साल से ये व्यक्ति यहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इसको जान रहे, कैसे कठिनाई होगी भाई? व्यवस्था तैयार हो जाती है, हम लोग भी मदद कर रहे हैं। अगर किसी की कागज़ पत्री नहीं है तो उसको वंस एंड फॉर ऑल तैयार कर दिया जाए ताकि भविष्य में भी उसको ये दिक्कत नहीं आए। आज नहीं तो कल धीरे धीरे ये प्रक्रिया होगी ही होगी। चीज़ों को जब आप घुसपैठियों को लेकर आप लोग इतने हम लोग चिंतित हैं तो धीरे धीरे इस प्रोसेस को अपनाना होगा। तो ऐसे में मैं भी आग्रह करता हूं उन लोगों से जो मुझसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी सामने आइए और मदद कीजिए अपने उन लोगों की जो आपको लगता है कि सही है, इनका हक है और किसी कारणवश अगर उन्हें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। मैंने तो अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता नेता को मैंने दिशा निर्देशित किया है, उनको मैंने निर्देशित किया है कि भैया आप लोग जाइए गाँव और रहिए वहाँ पे और जाकर देखिए अगर किसी को इस तरीके की कठिनाई आ रही है। मैं मानता हूँ कि एक पारदर्शी ये प्रक्रिया है और जिसको आज नहीं तो कल अपनाना ही था। इस प्रोसेस को का होना ज़रूरी है ताकि उन लोगों के साथ अन्याय ना हो जो दूसरों की वजह से इस सूची से बाहर हो जाते हैं। चिराग जी, कल उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है, उसके पहले उनके बेटे की हत्या कर दी जाती है। अपोजिशन ये लगातार सवाल उठा रहा है कि ये कौन सा जंगल राज है? नहीं देखिए, ये चिंता तो है, इसके ऊपर मैं कोई इस सवाल को मैं छुपाने का या इस प्रश्न से भागने का प्रयास ना मैं करूंगा, ना हमारी सरकार को करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर एक शहरी इलाके में इस तरीके से खुले आम इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है जहाँ पे व्यवस्था सब अगल बगल है, थाना बगल में है, बड़े बड़े अधिकारी आसपास रहते हैं, अगर इतने पौष इलाका सब अगल बगल है, थाना बगल में है, बड़े बड़े अधिकारी आसपास रहते हैं, अगर इतने पौष इलाके में अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो ये बहुत अत्यंत गंभीर विषय है। मैं सरकार के भी मैं संपर्क में हूँ, स्थानीय प्रशासन के भी मैं संपर्क में हूँ। शाम तक तमाम जानकारी अपने संज्ञान में लेकर पुनः मैं इसके ऊपर अपनी बातों को रखूँगा। पर इस तरीके की घटना चिंता को बढ़ाने का कार्य करती है। परिवार जन का कहना है कि जब हम लोग सेफ नहीं है तो ये कौन सा सरकार है जो हमें सेफ? मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। अगर परिवार को अगर इस बात का भय है कि अगर वो सेफ नहीं है तो कौन सेफ है, बिल्कुल सही बात है। और वो भी एक ऐसा परिवार जिस परिवार के साथ ये घटना पहले घट चुकी है, उसके बावजूद उसी परिवार के साथ, तो क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा उस परिवार को सुरक्षा दी गई? भाई अगर एक बार घटना घटी दोबारा घट सकती है। ऐसे में ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी। लापरवाही कहाँ हुई है, इन तमाम विषयों की जानकारी लेकर मैं पुनः अपनी बातों को आपके समझ चिराग पासवान हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए, चाहे वो सरकार में रहे या सरकार के बाहर रहे। चिराग, इस पर भी क्या आप मुख्यमंत्री से इस पूरे विषय को लेकर बातचीत करेंगे? क्या कोई मुलाकात होगी? क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मैं बातचीत करूंगा। जैसा मैंने कहा, मेरे लिए भाई किसी गाँव में भी एक घटना घट रही है, एक भी अगर प्रदेश में हत्या हो रही है तो वो हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आप आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते हैं ऐसे विषयों को लेकर, आपके लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। कोई भी घटना इसीलिए नहीं कि एक बड़े व्यापारी थे इनके साथ घट गई, अगर गांव में भी अगर किसी गरीब के साथ भी घटना घट रही है तो वो भी उतनी ही बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। और ये सुशासन का राज रहा है। कैसे असामाजिक तत्वों को हाल फिलहाल के दिनों में इतना बल मिल गया कि वो आपराधिक घटनाओं को एक के बाद इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं।
इस पे सरकार को गंभीर होना होगा। जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूँ, सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूँ, पर जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूँ, मैं ज़रूर एक बार उनसे भी बातचीत करूँगा, जानकारी लेकर, स्थानीय प्रशासन से जानकारी लेकर। शाम तक मैं पुनः अपनी बातों को इस विषय पर रखूँगा, क्योंकि ये चिंता का विषय है, इसको हल्के में नहीं जाने दिया जा सकता। हिंदी भाषा को लेके महाराष्ट्र में जिस तरीके से बयानबाजी और कहा जा रहा है हिंदी भाषा यहाँ नहीं रहेंगे, हिंदी लोग नहीं रहेंगे, यूपी बिहार के लोग यहाँ नहीं रहेंगे। देखिए, मैं हर भाषा का मैं समर्थन करता हूँ और मैं सम्मान करता हूँ, और भारतीय भाषाओं की खूबसूरती ही यही है कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, चंद किलोमीटर की दूरी पर हमारी बोली बदल जाती है, पर एक परंपरा ये भी रही है। मैं भाषाओं को सखियों की तरह मानता हूँ, सहेलियों की तरह मानता हूँ, जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हंसी पूर्वक, खुशी पूर्वक उन्होंने बढ़ने का काम किया। पर कुछ स्वार्थी राजनीतिक दलों के द्वारा जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है, भले वो जात के नाम पर हो, वो धर्म के नाम पर हो, क्षेत्रवाद के नाम पर हो, और अब भाषा को लेकर, मैं कतई मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। भारत का संविधान ये इजाज़त हम लोग को देता है कि देश के किसी भी कोने में, किसी भी भाषा में हम लोग रह सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर उसके बाद अगर भाषा के नाम पर भी हम लोग को बांटा जाएगा, मैं पुनः दोहराता हूँ, मैं हर भाषा का मैं सम्मान करता हूँ, बट जितना मैं आपकी भाषा का सम्मान करता हूँ, आप भी हमारी भाषा का सम्मान कीजिए। एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान कर कर ही हम इस देश की उस मूल भावना, जिसमें अनेकता में एकता की हम लोग बात करते हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। पर अगर कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा करेंगे तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। दोनों भाई आज मिल भी रहे हैं आज महाराष्ट्र। वो भाषा के लिए नहीं मिल रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए मिल रहे हैं, अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस एकत्रित करने की सोच के साथ वो मिल रहे हैं। दोनों भाइयों ने देखा कि अलग रहकर उनकी ताकत ना सिर्फ बढ़ी बल्कि समाप्त हो गई। ऐसे में पुनः अपनी खोई हुई ताकत को, उस विरासत को संजोने की सोच के साथ, मुझे नहीं पता कि मन मुटाव मिटा है कि नहीं मिटा है। कई बार तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो राजनीतिक लाभ की दृष्टि से होती हैं, ना कि वैचारिक संबंधनों के जुड़ने से। मैं ये मानता हूँ सिर्फ दोनों राजनीतिक लाभ के लिए एक साथ आए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी दिल जुड़े होंगे या वैचारिक मतभेद समाप्त हुए होंगे। आपने सुन लिया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान थे, जहां उन्होंने गोपाल खेमका की हत्या पर चिंता जाहिर की है और यह साफ तौर पर कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही लगातार जो हिंदी भाषी लोगों को महाराष्ट्र में परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे। वहीं अपने पिता के जयंती पर याद कर रहे थे अपने पिता को चिराग पासवान।